अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिन्ना ने बहुत फेमसली आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया कहा था, यानी भारत के मुसलमानों का शस्त्रागार। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान बनाने के लिए आप ही हमारे गोला बारूद हैं। ये वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। दोस्तों 17 अक्टूबर को सर सैयद का जन्मदिन होता है, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इनको भारत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न एजुकेशन का जनक मानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये इसको सर सैयद अहमद डे कह के बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, बल्कि हर साल के साथ इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे सर सैयद के दिमाग में क्या था? सर सैयद जिनको कि हम बहुत नेशनलिस्ट कह के, बहुत राष्ट्रवादी कह के उनके नाम पे पोस्टल स्टैम्प जारी करते हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो खुद क्या थे, उनके ख़यालात क्या थे और उनके ख़यालातों ने, उनकी सोच ने, उनके विचारों ने हमारे आधुनिक भारत पर कितना असर डाला, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखें, इसमें जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा सनसनीखेज़ लगेगा, थोड़ा मानने में मुश्किल होगी, पर इसकी एक भी बात ऐसी नहीं है जिसका मेरे पास सोर्स नहीं है और मैं सारे सोर्सेज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये ज़्यादातर सोर्सेज, बल्कि सारे सोर्सेज मुस्लिम राइटर्स के हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान के हैं और सर सैयद की जीवनी अब बहुत सामने आ चुकी है, बल्कि यही एक कारण है कि सर सैयद पे बहस से हमेशा बचा जाता है। देखिए, सर सैयद के जो पुरखे थे वो मुग़लों के ज़माने में, बल्कि अकबर के ज़माने में अफ़गानिस्तान से आ गए थे और तब से लगातार वो मुग़ल कोर्ट का हिस्सा बने रहे। सर सैयद के ज़माने तक आपको मालूम है कि मुग़ल रूल ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ आ चुके थे और उस ज़माने में मुसलमानों को इस बात को लेकर अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत हुआ करती थी। उनको लगता था कि सब दिल्ली में जो एक मुसलमान हुकूमत, जो मुग़ल हुकूमत थी, उसको अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया। ये बात अपने आप में गलत है, क्योंकि जो शाह आलम द्वितीय हैं वहाँ तक तो एक कहावत चलने लगी थी कि दिल्ली ते पालम, यानी शाह आलम दिल्ली ते पालम, हुकूमत दिल्ली से शुरू हो जाती है और पालम में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाकी पूरा हिंदुस्तान मराठों के कब्ज़े में आ चुका था। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने भारत का जो कंट्रोल था वो मुग़लों से ना लेकर मराठों से लिया। आप इस मैप को देखें। बहरहाल, कमिंग बैक टू सर सैयद, तो सर सैयद अपने ज़माने में मिर्ज़ा गालिब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। वही मिर्ज़ा गालिब, द नोटेड पोएट। तो जब 1857 में 1857 में हमारा पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो मंगल पांडे से लेकर झांसी रानी तक आपने देखा, तो उसको ज़माने तक, इनफैक्ट अभी तक गदर कहा जाता रहा और ये गदर वर्ड सर सैयद ने दिया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्टेब्लिश किया था, उसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि देखें साहब, ये जो गदर शब्द दिया था सर सैयद ने, ये आउट ऑफ डिस्गस्ट दिया था, नाराज़ होकर दिया था, क्योंकि गदर से वर्ड निकलता है गद्दार। तो जो गद्दारी करता है, जो गदर करता है वो गद्दार होता है, इस तरह समझें आप। तो ये सावरकर थे जिन्होंने इसको पहली बार 1906 में या 1907 में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। उसके पहले तक हम इसको गदर, गद्दारी, म्यूटिनी, रिवोल्ट के रूप में ही जानते थे। तो सब सर सैयद उस समय तक ब्रिटिश कोर्ट में, एक अदालत में बाबू मुंशी का काम करते थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स की इस कदर चापलूसी की और इस कदर उनके लॉयल और वफ़ादार बन गए, और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये सारे शब्द खुद सर सैयद के हैं, कि धीरे धीरे करते हुए वो वहाँ पे स्मॉल कॉजेस कोर्ट के जज हो गए। किसी भी भारतीय के लिए उस ज़माने में ये पद पाना बड़ा मुश्किल काम था, पर सर सैयद हो गए। जब ये रिवोल्ट हुआ, ये जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस समय सर सैयद बिजनौर में थे और बिजनौर में ब्रिटिशर्स भाग गए, ब्रिटिश फ़ौज भाग गई, 20 बच्चे छोड़ के भाग गई। तो उसमें ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनसे अंग्रेज़ों के बीवी बच्चों को बचाने के लिए सर सैयद ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ छुपाया, वहाँ छुपाया, उनकी जान की रक्षा की और अंग्रेज़ इससे बहुत खुश हुए। और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में लिखा भी कि सर सैयद जैसा वफ़ादार हमको, उस समय तक ये सर सैयद नहीं थे, सैयद अहमद ख़ान थे, तो सैयद अहमद ख़ान जैसा वफ़ादार हमको भारत में मिल पाना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, इनकी वफ़ादारी से खुश होते होते ये इनका रुतबा भी बढ़ता चला गया। ये लंदन भी गए, यूरोप भी गए, और यूरोप में जाके तो ये अंग्रेज़ों से इस कदर इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने लौट के वो अपना फेमस डायलॉग मारा कि जब मैं अंग्रेज़ों को देख कर आया हूँ तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनके मुकाबले हम सारे हिंदुस्तानी जानवर या राक्षस हैं।
इमेजिन करें आप इसे, कि इनको हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के मुकाबले जानवर या राक्षस नज़र आते थे। बहरहाल अंग्रेज़ इनसे खुश थे, इनको ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया दिया गया, फिर इनका नाइटहुड हुआ। नाइटहुड यानी इनको सर की उपाधि दी गई। नाइटहुड में ये होता था साहब कि आपको ब्रिटिश राजा या रानी के सामने घुटने के बल बैठना पड़ता था। वो राजा या रानी आपके कंधे पे तलवार रखता था और आप अंग्रेज़ हुकूमत के लिए ज़िंदगी भर की वफ़ादारी की कसम खाते थे। जब इनको नाइटहुड मिला, सर सैयद बहुत खुश हुए कि उन्हें लगा कि साहब इंग्लैंड जाना पड़ेगा। अच्छा, जब ये इंग्लैंड गए थे तो ये बताते हैं कि उस समय हमको मौका मिला था कि मैंने घुटने के बल बैठ के रानी का हाथ चूमा था। इसको सर सैयद अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मौका बताते हैं। बहरहाल ये चाहते थे कि हमको नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लेने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा, पर रानी ने शायद वो पहले एक्सपीरियंस को बहुत पसंद नहीं किया और उनको ठीक नहीं लगा कि सर सैयद दोबारा आए और उनका हाथ चूमें। तो उन्होंने कहा कि साहब उस समय जो बिजनौर के कलेक्टर थे, उनका नाम मतलब अजीब लगता है सुन के, उनका नाम शेक्सपियर था। तो उन्होंने कहा शेक्सपियर साहब आप ही इनको नाइटहुड दे दीजिए। तो सर सैयद फिर घुटनों के बल शेक्सपियर के सामने यानी बिजनौर के कलेक्टर के सामने बैठ गए और वहीं से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफ़ादारी की कसम खा ली और उसके बाद सैयद अहमद ख़ान सर सैयद हो गए, बल्कि उनको खान बहादुर की भी उपाधि दी गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस ज़माने में मुसलमानों में अंग्रेज़ों को लेकर बहुत गुस्सा था और उस गुस्से को शांत करने के लिए सर सैयद पूरी कोशिश करते थे। मुसलमानों से बताते थे कि जहाँ तक हो सके तुम पूरी तरह अंग्रेज़ों के तौर तरीके, लिबास, रहन सहन सब अपना लो। बल्कि इसके लिए वो कुरान का हवाला देते थे। कहते थे देखिए ये कहते हैं अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक। इस्लाम हम जानते हैं कुरान से चलता है और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत बाइबल से चलती है। सर सैयद कहते थे देखिए हम दोनों पीपल ऑफ द बुक हैं, हम दोनों ही किताब के हिसाब से चलते हैं, हिंदू नहीं चलते किसी एक किताब से। तो हिंदुओं के साथ हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती है और हमें पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यहीं से उन्होंने टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नज़रिए की शुरुआत की। आप सोच के देखें जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया टू नेशन थ्योरी वीर सावरकर ने दिया, पर जब सर सैयद दो कौमी नज़रिए और टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे तो वीर सिंह की उम्र मुश्किल से 3 या 4 साल थी। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक झूठ है। बहरहाल उनका ये कहना था कि अंग्रेज़ों को अल्लाह ने हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए भेजा है और जो भी शख्स अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलेगा तो ये अपने आप में एहसान फरामोशी है। अभी मुझे याद आया कि जब वो 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें सर सैयद ने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था वह था हरामज़ादे। उन्होंने कहा था ये बगावत नहीं है, ये तो हरामज़दगी है। तो इस तरह के उनके अपने ख्यालात हुआ करते थे और वो ये भी कहते थे कि अल्लाह हमसे कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर एक काला हबशी बैठा दिया जाए और वो अगर तुम्हारा हुक्मरान हो, वो अगर तुम्हारा सुल्तान हो तो तुम्हें उसके प्रति भी वफ़ा निभानी चाहिए। अंग्रेज़ तो माशाअल्लाह काले भी नहीं हैं, गोरे हैं, इनके प्रति वफ़ादारी निभाने में तो हमें कोई संकोच होना ही नहीं चाहिए। इसी दौरान दोस्तों सन 1887 यानी 1887 और 1888 यानी 1888 में सर सैयद ने 2 बड़ी फेमस स्पीचेस, 2 बड़े फेमस भाषण दिए जो कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। उन्होंने अपलोड की हैं, उर्दू में है हालांकि वो, और उनको मुझे डाउनलोड करके ले जाके उनका ट्रांसलेशन कराना पड़ा। तो इन 2 भाषणों से सर सैयद के बारे में हमको बहुत कुछ पता चलता है। उसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान से पठानों को बुला कर लाएंगे और हिंदुओं के खून से गंगा लाल कर देंगे। वो बड़ी धमकी देता। अच्छा देखें कि जब भी मैं कह रहा था कि सर सैयद के विचारों के भारतीय मुसलमानों पे कितना असर पड़ा, अगर आप सर सैयद के इस बयान को ओवैसी के उस बयान से मिला के देखें कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को काट डालेंगे, आपको समझ में आएगा कि सर सैयद की लिगेसी, उनकी विरासत आज तक ना सिर्फ चली आ रही है बल्कि और मजबूत हो गई है। देखिए जब रिवोल्ट हुआ था, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसके बाद जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो हिंदुस्तानियों की तरह बहुत क्रूएल, बहुत क्रूर हो गई थी, बहुत नाराज़ हो गई थी। आपको मालूम है कि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया गया था और भारत का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। तो उस समय सर सैयद को समझ में आया कि साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी, एक थी असबाब बगावत हिंद और दूसरा था कि लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। असबाब बगावत हिंद यानी कि जो बगावत हुई इसके कारण क्या थे, और इसमें वो अंग्रेज़ों को ये समझाने में सफल रहे कि साहब आपने जो आप तो राजा हैं साहब, आप तो राजा बहादुर हैं, लेकिन आपकी जो प्रजा है हिंदुस्तानी, उनसे आपने बहुत दूरी बना ली है। तो आपको एक ये
कोई एक मैकेनिज़्म, कोई एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि हिंदुस्तानियों से आपका टच बना रहे। अंग्रेज़ों को ये बात अपील कर गई। अंग्रेज़ों ने 1885 में, उस समय इटावा में कलेक्टर हुआ करते थे A.O. ह्यूम, ब्रिटिश कलेक्टर थे, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस बनवा दी। अगर साहब कांग्रेस हमारे ब्रिटिश हुकूमत और हिंदुस्तानियों के बीच में कांटेक्ट का काम करेगी और एक तरह से प्रेशर वॉल्व का काम करेगी, जिसमें कभी हिंदुस्तानियों में इतना गुस्सा ना आए कि 1857 में जो हुआ वो दोबारा हो। देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ब्रिटिशर्स इस देश में कभी ज़्यादा नहीं रहे, 1 लाख से ज़्यादा कभी रहे ही नहीं। और 1 लाख आदमी जब 40 करोड़ लोगों पे हुकूमत करता है तो डरता है। उसको लगता है कि साहब अगर बगावत दोबारा हो गई, रिवोल्ट हो गया, मिटनी हो गई तो हमारे साथ क्या होगा। तो ऐसे में फिर वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं। लेकिन सर सैयद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने W.C. बैनर्जी। सर सैयद को बंगालियों से ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वो कहते थे बंगाली अंग्रेज़ी जानता है, अंग्रेज़ी जानने का मतलब है सरकारी नौकरी, और ये सारी सरकारी नौकरी खा जाएंगे। इसीलिए वो कहते थे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। वो कहते थे किसी भी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रतियोगी परीक्षा होगी तो मुसलमान तो मदरसा से निकला है, उसको बहुत आता है, तो उर्दू आती है, पर्शियन आती है, अंग्रेज़ी आती नहीं है, अंग्रेज़ी में मात खा जाएगा। और अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी चाहिए, क्योंकि उनको जो भी बाबू चाहिए थे, जो भी नौकर चाहिए थे, ऐसे चाहिए थे जिनको अंग्रेज़ी आती हो, जो कि हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के बीच में एक तरह से पुल का काम कर सकें। तो ऐसे में वो कहते थे किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अभी इस लायक नहीं है, उसे इतनी अंग्रेज़ी नहीं आती कि वो इसमें क्वालिफाई कर सकें। तो इससे 2 बातें उन्होंने की। पहली तो बात, उन्होंने AMU का जितना फोकस रखा, बाद में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें एकदम अंग्रेज़ी पे फोकस रखा। पर उस पर हम बाद में आते हैं। पहले वो बंगालियों को लेकर इतना नाराज़ थे। अच्छा, जब वो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान 2 कौम हैं, तो हिंदुओं को भी वो 4 कौम बताते थे। वो कहते थे इसमें हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, मद्रासी हैं और बंगाली हैं। और बंगालियों से तो उनकी खास नफरत थी। वो कहते थे कि साहब, और वो इस मामले में राजपूतों को भड़काते थे। वो कहते थे राजपूत, आप लोग तलवार से आपका शासन चला है, कि आप बंगालियों के अंडर में काम करोगे, अगर बंगाली कलेक्टर आ जाएगा तो आप उसके सामने खड़े होगे। वो बंगाली जिसको आप खाने की टेबल से निकाल के छुरी दिखा दो तो वो कुर्सी के नीचे घुस जाता है। ये उनके शब्द हैं। और हम पठान हैं और आप राजपूत हैं, हम लोग को बंगालियों का विरोध करना चाहिए। इस तरह की अजीब व गरीब आइडियाज़ थे उनके पास। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक बात और भी कहते थे देखिए साहब, ब्रिटेन में सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, पर वो बहुत दूर है, हमें नहीं मालूम उनमें से कौन राजा का लड़का और कौन दर्जी का लड़का है। पर हिंदुस्तान में तो हम सबको जानते हैं, हम सब अच्छे खून के लोग हैं, हम लोग ऊंची जाति के लोग हैं, और हम किसी दर्जी, किसी माली, किसी नीची जात का आदमी कलेक्टर हो जाए या कमिश्नर हो जाए, उसके अंडर में काम नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। तो सर सैयद काले और गोरे के बारे में बताते थे, अंग्रेज़ और हिंदुस्तानियों के बारे में बताते थे, और ऊंची जाति और नीची जात के बारे में बताते। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है जो उन्होंने किया ना हो। बल्कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई तो सबसे पहले उन्होंने यही बात कहा कि ये मैं लड़कों के लिए बना रहा हूँ, लड़कियाँ इसमें किसी हालत में दाखिल नहीं होंगी। आते हैं, अभी उस पर भी आते हैं। इस बीच सर सैयद ने एक किताब और लिखी थी जो मैंने आपको बताया था, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के वफादार मुसलमान। और इसमें उन्होंने पूरी तरह से ये बात साबित करने की कोशिश की कि अंग्रेज़ों को मुसलमानों से ज़्यादा वफादार कोई नहीं मिलेगा। इसमें वो किसी हद तक सफल भी रहे, और इसमें आगे जाके वो कहते भी हैं कि वो तमाम लोग बेवकूफ़ हैं जो अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं। हमें देखिए, हम अंग्रेज़ों के साथ रह के हमारा कितना फ़ायदा होता है। तो ये सर सैयद का नेशनलिज़म था, ये उनका राष्ट्रवाद था। बहरहाल, जब सर सैयद फाइनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाते हैं, और ये वो बनाते हैं 24 मई 1875 को। अच्छा, ये तारीख भी सर सैयद ने यूं ही नहीं ढूंढी थी। इस दिन उस ज़माने की क्वीन विक्टोरिया का जन्मदिन था। तो वो विक्टोरिया के जन्मदिन पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। उस समय इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यही आगे चल के AMU में तब्दील हो गया। तो सब आप इस तरह देखें कि गालिब का असर सर सैयद पे पड़ा, सैयद का असर इकबाल पे पड़ा, इकबाल का असर जिन्ना पे पड़ा, और वो सारी चीज़ें, पूरी विरासत आपको नज़र आती है। सर सैयद पहले दिन से मुसलमानों के अंदर इतनी नफ़रत उन्होंने भर दी कांग्रेस के प्रति कि 1940s में जब जिन्ना ने कांग्रेस का विरोध किया और पाकिस्तान आंदोलन चलाया, तो सारे मुसलमान उनके साथ बह निकले। उनको समझ में आया कि साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि सर सैयद लगातार मुसलमानों के अंदर कांग्रेस को लेकर नफ़रत भर रहे थे। अच्छा, ये भी आप देखें कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद ने बनाई, इसका साहब पाकिस्तान बनाने में बड़ा रोल रहा। एक वो शायर हैं जॉन एलिया, पाकिस्तानी, अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान तो अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी। तो
अलीगढ़ मूवमेंट कहा जाता है इसको। जिन्ना अलीगढ़ गए, आप ये पिक्चर देखें, फोटोग्राफ देखें आप, अलीगढ़ गए और वहाँ पे उनको बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ उनका, और इसके अलीगढ़ मूवमेंट पूरी तरह पाकिस्तान बनाने के लिए कटिबद्ध हो गया। अभी हाल में आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो छात्र यूनियन है, जो उनका हॉल है, उन्होंने वहाँ से अभी भी जिन्ना की फ़ोटो हटाने के लिए इनकार कर दिया। इसको लेकर बहुत बवाल हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हम जिन्ना की फ़ोटो नहीं हटाएंगे। जब जिन्ना की विरासत ज़िंदा है तो जिन्ना की फ़ोटो क्यों हटे। बहरहाल आप इसको देखें कि पाकिस्तान बनने में दो जगहों का, जैसे मैंने कहा, एक तो अलीगढ़ मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल हुआ, और इसकी शुरुआत हुई थी इलाहाबाद एड्रेस से। इलाहाबाद जहाँ मैं बैठा हूँ, जिसको प्रयागराज कहते हैं। आप सोच के देखें, पाकिस्तान बना इलाहाबाद से लेके अलीगढ़ के बीच में, लेकिन ना इलाहाबाद से कोई पाकिस्तान गया ना अलीगढ़ से। ये समस्या आपको आज नज़र आती है, क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान एक अलग मुल्क चाहते थे, एक इस्लामी मुल्क चाहते थे, वो जब बन गया तो गए नहीं, वो यहीं रह गए। तो मैं आपको बता रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तो सर सैयद ने सबसे पहले कहा कि लड़कियों को शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना था कि लड़कियों को खाना पकाना आना चाहिए और सिलाई बुनाई आनी चाहिए, पापड़ अचार बनाना आना चाहिए, तो वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि लड़कियों को अगर आप मॉडर्न एजुकेशन देंगे तो वो दुष्चरित्र यानी इमोरल हो जाएंगी। उस समय ये बात चली कि साहब लड़कियों को पढ़ना सिखाओ कि कुरान पढ़ सकें, लिखना नहीं सिखाओ वरना वो प्रेम पत्र लिखेंगी। ये सर सैयद के ख्यालात थे। अब आप ये देखें कि सर सैयद की मौत के 10 साल बाद ठाकुरदास करके एक कश्मीरी ब्राह्मण था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, और उसका नाम हो गया था शेख अब्दुल्ला। उसने सर सैयद के जाने के 10 साल बाद वहाँ पे अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल बनाया और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज बनाया। आज भी लड़कियों की शिक्षा वहीं होती है। ये ऐसी विचित्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ग्रेजुएशन तक लड़के लड़की अलग पढ़ते हैं, केवल जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं तो साथ पढ़ते हैं। तो ये जो शेख अब्दुल्ला हैं, इनके नाम पे आज भी अब्दुल्ला कॉलेज है, वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, और इनको पॉपुलरली पापा मियाँ कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात नज़र आएगी कि जिस कारण से सर सैयद ने इसको बनाया था कि मुसलमानों अंग्रेज़ी सीखो और सरकारी नौकरी ब्रिटिश हुकूमत में लग जाओ। ब्रिटिशर्स के वो इस कदर फ़ैन थे कि वो कहते थे, क्वीन से कहते थे, क्वीन विक्टोरिया के लिए उन्होंने कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप ता क़यामत यानी क़यामत के दिन तक भारत की राजा रहें, रानी रहें, बस मुझको वाइसरॉय बना दें, मुझको गवर्नर जनरल बना दें, तो मैं आपके राज को यहाँ और भी पुख्ता कर दूँगा। बहरहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बन गई, आपने पाकिस्तान में उसका रोल भी देख लिया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि साहब इसमें जब इसका चंदा लेने के लिए सर सैयद जाते थे तो हिंदू और मुसलमान दोनों के पास जाते थे। बेग साहब लिखते हैं कि सर सैयद जब हिंदू ज़मींदारों, हिंदू राजाओं के पास जाते थे तो कह रहे थे भारत एक दुल्हन है जिसकी 2 आँखें हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तो इस दुल्हन का चेहरा बिगड़ जाएगा। हिंदू राजा, हिंदू ज़मींदार सुन के बातें खुश होते थे, उनको लंबे लंबे पैसे देते थे। उस समय एक जाट राजा थे अलीगढ़ में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इनको 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी थी वहाँ पे। बहरहाल जब ये मुसलमानों के बीच में जाते तो सीधे सीधे हिंदू जेनोसाइड की बात करते थे, कटवा देंगे, फेंकवा देंगे, मरवा देंगे, इस तरह की बातें वो करते थे। तो इनका दोनों तरफ एक अलग अलग इनका बात करने का तरीका था। और ये आप इसको समझें कि साहब सरकारी ज़मीन है, सारी तनख्वाहें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सरकार की तरफ से आती है, फ़ंड, ग्रेचुटी, ग्रांट सब कुछ सरकार देती है, और आपने इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की अवधारणा लिया इस संविधान में, जिसके चलते आप उसमें कोई दखल नहीं दे सकते। तो हुआ क्या कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना पिछड़ों को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसीज़ को, ना शेड्यूल कास्ट को, ना शेड्यूल ट्राइब को कोई रिजर्वेशन नहीं। बल्कि एक हमारे दोस्त हैं, आप उनको अलग अलग टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, फ़याज़ अहमद फैज़ी, उनका मानना है कि हकीकत तो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अशराफ के लिए बनी। अशराफ यानी कि मुसलमानों में जो सवर्ण है मुश्किल से 5-7% है, बाकी के 90-95% लोगों को वहाँ पे रिजर्वेशन तो दूर की बात, दाखिला मिलना भी मुश्किल है। टीचर्स भी, वाइस चांसलर्स भी, कोई आपको उसमें पिछड़ा या दलित नज़र नहीं। खैर दलित तो इस्लाम में होता भी नहीं, कोई पिछड़ा या फिर जिसे कहते हैं पसमानदा नज़र नहीं आएगा आपको। तो उनका मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सर सैयद ने शुरुआत से जाति के आधार पर भेदभाव किया वो आज तक चल रहा है। जहाँ तक एएमयू की बात है, बहुत सोच के निकालिएगा, आप गूगल करके देखिएगा, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकला हुआ कोई बहुत फेमस साइंटिस्ट, कोई बहुत फेमस इंजीनियर, डॉक्टर नहीं मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं ये सब एक जगह जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट। ये आपको दुबई से लेके, बहरीन से लेके सऊदी अरब तक काम करते नजर आएंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं हुई थी, साइंस के लिए नहीं हुई थी, लोगों को अंग्रेज़ी सिखाने के लिए हुई थी।
क्योंकि अंग्रेज़ी सीख लेंगे तो वो मुलाजिम हो जाएंगे, ब्रिटिश हुकूमत में आ जाएंगे, नौकर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ हाल में निकला है तो आपने देखा है आतंक के बहुत ढेर सारे तार निकले हैं, बहुत ढेर सारे आतंकवादियों के तार आपको अलीगढ़ मुस्लिम से जुड़े हुए नज़र आएंगे। और आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज़ लेके निकलते हैं, कोई डॉक्टर बन के निकल रहा है, कोई इंजीनियर बन के निकल रहा है, उसके बाद जाके IAS जैसे संस्थानों से जुड़ जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार मुकदमा भी चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट 2 बार कह चुकी है कि वो इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यानी अल्पसंख्यक संस्थान मानने के लिए तैयार नहीं है, और 2 बार ऑर्डर दे चुकी है इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट में सालों से पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये बात मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता, लेकिन ये बात भी तय है कि जिस दिन आप उसका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा छीनेंगे, भारत के मुसलमानों में उबाल आएगा। आप देखें 2013 तक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो थी वो पूरी तरह से एक भारतीय यूनिवर्सिटी थी। आपने मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको 2013 में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया। जैसे ही दर्जा दिया वैसे वहाँ पे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ख़त्म, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन ख़त्म, OBCs का रिजर्वेशन ख़त्म, प्योर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन के वो भी रह गई। सर सैयद अहमद अंग्रेज़ी पे इतना ज़्यादा ज़ोर इसलिए भी देते थे क्योंकि सर सैयद अहमद को खुद अंग्रेज़ी नहीं आती थी, ना लिखनी आती थी, ना पढ़नी आती थी, ना बोलनी आती थी, टूटी फूटी आती थी। बल्कि आप देखें कि जब उस समय गवर्नर जनरल ने उनको भारत में एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए कमीशन बनाया तो सर सैयद को उसमें नियुक्त कर दिया। कहा साहब ये तो स्कूल कॉलेज बना रहे हैं, इनसे अच्छा आदमी हमें कौन चाहेगा। सर सैयद ने बहुत जल्दी उस कमीशन से रिज़ाइन कर दिया और ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, सारी बातें तो अंग्रेज़ी में होती हैं, ना मैं अपनी बात कह पाता हूँ, ना उनकी बात समझ पाता हूँ। तो उन्होंने उस ज़माने में गवर्नर जनरल से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि साहब हमको अंग्रेज़ी नहीं आती, हम हट जा रहे हैं, मेरे बच्चे को इसकी जगह कर दो। और उन्होंने अपने लड़के को अपनी जगह उस कमीशन में मतलब मेंबर बनवा दिया। तो सर सैयद का ये जो एक फीलिंग थी जिसको उर्दू में एहसास कमतरी, अंग्रेज़ी में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और हिंदी में हीन भावना कहते हैं कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, उसी का प्रोडक्ट है AMU और AMU का प्रोडक्ट है पाकिस्तान। और ये जो उनकी एक फीलिंग चली आ रही है 2 कौमी नज़रिए की, 2 नेशन थ्योरी की, जिसमें वो बार बार कहते थे कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते, बल्कि वो कहते थे कि अगर एक दिन ब्रिटिश यहाँ से अपना डोरा डंडा उठा के चले जाएँ तो आपको क्या लगता है क्या होगा। अरे भाई भारत में हिंदुस्तान में या हिंदुओं को मुसलमानों को या मुसलमानों को हिंदुओं को पूरी तरह से क्रश करना पड़ेगा, दोनों साथ तो रह ही नहीं सकते। बहरहाल सर सैयद अंग्रेज़ी पे ज़ोर ज़रूर देते थे लेकिन बात करते थे साइंस की। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प कहा था कि साहब मुसलमानों के दाहिने हाथ में कुरान और बाएं हाथ में साइंस होनी चाहिए। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आपके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, पर सर सैयद ने पूरी बात कही थी। उन्होंने कहा था मुसलमानों तुम्हारे दाहिने हाथ में कुरान, बाएं हाथ में साइंस और तुम्हारे सर के ऊपर कलमा होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।